हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सरोज सैनी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 2.0 क्लासेज में। आ जाइए और ज्वाइन कीजिए आज की हमारी क्लास, जो कि आज आपकी जो क्लास है वो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग आपके लिए एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की टेस्ट सीरीज यानी एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो हमारे साथ साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। बाकी हम लोग जहाँ तक है कि जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं उनके साथ साथ उनकी डिटेल भी आपको एक्सप्लेन करते हुए चलते ही हैं। फिर भी अगर आपको कोई किसी टाइप की कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर बात करें, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए हम चलते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा तत्व है, यानी इनमें से आपको एलिमेंट्स पहचानने हैं। जो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, इन चारों में से कौन सा एक है जो एलिमेंट है। तो इससे पहले एलिमेंट में आंसर देने से पहले हम ये समझ लें कि एक्चुअली एलिमेंट्स होती क्या है। तो अपने आसपास एनवायरनमेंट में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो या तो सिंगल एटम से बनी होती है, या अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर बनी होती है, या बहुत सारे एटम, एलिमेंट, कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। उसी बेसिक पर हमने जितने भी सब्सटेंस हैं उन्हें 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है। एक तो एलिमेंट्स, एक कंपाउंड्स और तीसरे होते हैं मिक्सचर। तो एलिमेंट्स वो होते हैं जो केवल और केवल एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी एक समान गुणों वाले एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बनने वाले सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं। और जो 2 या 2 से अधिक टाइप के एलिमेंट्स के परमाणु यानी एटम से मिलकर बनते हैं उन्हें कंपाउंड कहते हैं। और बात अगर करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर एलिमेंट और कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, इनमें से आपको ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो केवल सेम टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। निम्न में से कौन सा तत्व है। फर्स्ट है साबुन। तो देखो साबुन के बारे में तो आपको याद ही है, साबुन एक मिक्सचर होता है। तो साबुन तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा नहीं, क्योंकि जब हम साबुन को बनाते हैं तो साबुन को बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर बनाया जाता है, इसीलिए साबुन एक मिक्सचर होता है। अब हम चले नेक्स्ट, एयर। तो जैसा कि आपको याद है एयर यानी वायु भी एक मिक्सचर होती है, क्योंकि जो वायु होती है इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऐसी बहुत सारी अलग अलग टाइप की गैसें मिक्स होती हैं और पूरी तरह से घुली हुई रहती है। इसलिए हम उन गैसों के मिश्रण को अलग अलग से पहचान तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये सारी गैसें प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए वायु अपने आप में क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, यानी हमारा फर्स्ट वाला भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है, सेकेंड वाला भी ऑप्शन हमारा नहीं है। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 की ओर, सिलिकॉन। तो देखो सिलिकॉन अपने आप में एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बनने वाला एक एलिमेंट है, क्योंकि आपने जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन पढ़े हैं 1 से लेकर 118 तक के, वो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर पाए जाने वाले सारे परमाणु सेम होते हैं, यानी एक एलिमेंट के सारे परमाणु सेम टू सेम होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। अगर हम लास्ट वाले की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला एक कंपाउंड है, इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, एक कंपाउंड होगा। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर एलिमेंट सिलिकॉन। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न मिश्रणों में से विलयन को पहचानिए। यानी यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो है तो सारे मिक्सचर ही, लेकिन इनमें से आपको ये बताना है कि विलयन कौन सा है। तो विलयन की पहचान क्या होती है। देखो पहली बात अपन मिश्रण की कर ले, फिर चलो विलयन की करें। तो मिश्रण क्या होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक टाइप के तत्वों या यौगिकों से मिलकर बने हुए होते हैं। साथ में इसमें पदार्थ जो होते हैं वो जरूरी नहीं है हमेशा घुले हुए हों, कभी कभी घुले भी हो सकते हैं और कभी कभी बिना घुले हुए भी हो सकते हैं। बस यहाँ पर 2 या 2 से अधिक टाइप के पदार्थ आपस में मिक्स हो जाते हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन मिक्सचर में अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि कुछ घुले हुए हैं, कुछ नहीं घुले हुए हैं, कुछ कम घुले हुए हैं। तो इस आधार पर हमने साइज ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग हमने मिश्रणों को 3 भागों में बांटा था, अगर आपको याद हो तो। एक तो हमने पढ़े थे सॉल्यूशन यानी विलयन पढ़ा था आपने। सेकेंड आपने पढ़ा था कोलोइडल, और थर्ड आपने पढ़ा था सस्पेंशन। यानी विलयन,
कोलाइडल और निलंबन। इनमें से आप सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे में पूरी तरह से घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इसीलिए हम उन्हें अलग अलग देखकर, छान कर, पहचान कर किसी भी तरह से अलग अलग डिफरेंस उनमें पता नहीं लगा सकते, उनको अलग अलग नहीं पहचान सकते। बात करें कोलोइडल की तो कोलोइडल वो होते हैं जो दिखने में तो होमोजीनियस यानी सममांगी दिखते हैं, बट एक्चुअली वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। और हम बात करें सस्पेंशन की तो सस्पेंशन क्या होते हैं, सस्पेंशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे में बिल्कुल भी घुले हुए नहीं होते और ये निलंबित यानी सस्पेंडेड रहते हैं, भारी रहते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। जैसे कि पानी में रेत, कंकर, मिट्टी जो डालते हैं वो उसके अंदर सस्पेंडेड रहती है, भारी रहती है, तो वो नीचे बैठ जाती है। तो ये होते हैं आपके सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन, जो कि मिक्सचर का ही एक टाइप होते हैं। अब अपन से क्या पूछा है, निम्न मिश्रणों में से विलयन को पहचानिए, यानी कि जितने भी मिक्सचर हैं इनमें से विलयन कौन सा है। तो सबसे पहली बात तो अगर विलयन की करें तो विलयन क्या होता है, जिसके कंपोनेंट्स एक दूसरे में 100% सॉल्युबल होते हैं। तो आप इनको देखिए, फर्स्ट हम बात करें वायु, एयर। तो देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो वायु होती है उसके अंदर जितनी भी गैसें हैं इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% होती है एंड 1% में अदर गैसें होती है और वाटर वेपर होती है। वो इस वायु में यानी एयर में पूरी तरह से सॉल्युबल होती है, जिन्हें आप नॉर्मली देखकर, पहचान कर अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो वायु यानी एयर है वो बहुत सारी गैसों का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसीलिए ये एक प्रकार का विलयन होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा वायु। तो निम्न मिश्रणों में से विलयन कौन सा होगा, वायु होगी। अब इनकी सबकी बात करें, मिट्टी, कोयला, लकड़ी की राख, तो देखो ये सारे के सारे मिक्सचर तो है ही सही, क्योंकि वैसे उसने मिक्सर दिया है आपको तो ऑब्वियसली नीचे के ऑप्शन मिश्रण ही होंगे। तो इन मिश्रणों में ये विलयन क्यों नहीं है, क्योंकि इनके जितने भी कंपोनेंट है वो एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल नहीं है, वो सब अलग अलग होते हैं। जैसे मिट्टी के हैं, कोयला है, तो ये पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होते, इसीलिए ये सारे मिक्सचर तो होंगे बट ये सॉल्यूशन नहीं होंगे, विलयन नहीं होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कमरे के तापमान पर कौन सा तत्व द्रव अवस्था में होता है, यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। देखो बात करें फर्स्ट आयरन, तो आयरन आपने देखा है लोहा लिक्विड अवस्था में नहीं होता, लोहा सॉलिड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कॉपर ये सब आपने घर में देखे हुए भी हैं, लोहा हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, कॉपर भी सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम भी सॉलिड फॉर्म में होता है ऑब्वियसली, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होता। लेकिन ब्रोमीन एक गैस है और गैस होने के बावजूद भी ये नेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये एक गैसों के लिए अपवाद एलिमेंट होता है, लेकिन ये गैस है, रियल में ये गैस होती है, ब्रोमीन एक गैस होती है, लेकिन फिर भी ये रूम टेम्परेचर किसे बोलते हैं, 15 से 25 डिग्री यानी 15 to 25 डिग्री जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है उसे ही कमरे का ताप या रूम टेम्परेचर बोला जाता है। और इस रूम टेम्परेचर पर ब्रोमीन हमेशा लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, जबकि ब्रोमीन एक गैस है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्रोमीन। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विलयन के कणों का आकार लगभग कितना होता है, यानी जो विलयन होता है उसके कणों का साइज हमें बताना है, विलयन के कणों का आकार कितना होता है। तो देखो हमने विलयन यानी सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन तीनों पढ़े थे, उसमें हमने ये देखा था कि जो सॉल्यूशन होता है उसके कणों का जो आकार होता है वो तो 10⁻⁻9 मीटर की कोटि का होता है, यानी उसके लगभग समथिंग होता है। जो सस्पेंशन होते हैं उसके कणों का जो आकार होता है वो 10⁻7 से बड़ा होता है, और जो वो कोलाइडल होते हैं उनका इन दोनों के बीच का यानी 10⁻10 से 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। अब हमसे पूछा है यहाँ पर कि विलयन के कणों का आकार लगभग कितना होता है, तो विलयन के कणों का आकार कितना हो जाएगा, 10⁻9। याद रखना इसमें जो सॉल्यूशन होते हैं 10⁻9 मीटर का होता है,
सस्पेंशन जो होते हैं वो 10⁻⁻7 से अधिक, इससे ज्यादा बड़े होते हैं। और जो कोलाइडल होते हैं, कोलाइडल का होता है -7 से और 10⁻⁹ के बीच का। ये इनके तीनों के कणों का साइज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। पानी का हिमांक होता है, देखो हिमांक का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जिस टेम्परेचर पर, जिस मिनिमम टेम्परेचर पर पानी बर्फ में चेंज होता है उसे बोलते हैं हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको ये बताना है कि निम्न में से पानी का हिमांक क्या होता है, मतलब पानी का हिमांक, पानी कितने डिग्री पर जमता है। तो ऑब्वियसली पानी कितने डिग्री पर जमता है, 0 डिग्री पर। पानी का बॉइलर पॉइंट 100 डिग्री और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी याद रखेंगे आप फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग वगैरह हम यहाँ लिख लिया, आप लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आपसे केल्विन में पूछे तो 373 केल्विन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जल का क्वथनांक होता है। क्वथनांक मतलब बॉइलर पॉइंट। अभी मैंने बताया आपको क्वथनांक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री। यानी जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो 100 डिग्री पर उबलना शुरू हो जाता है, और जो जिस टेम्परेचर पर पानी उबलता है वही उसका क्या होता है, क्वथनांक। यानी वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव उबलता है उसे तो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और वह न्यूनतम टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ जमता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किसी विलयन की दी हुई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा कहलाती है। यानी कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर जो विलेय यानी सोल्यूट मिक्स किया जाता है उसकी क्वांटिटी क्या कहलाती है। तो देखो समझते हैं हम पॉइंट से, सांद्रता। तो देखो इसका आंसर सांद्रता ही आएगा, क्योंकि किसी विलयन की जो घुली हुई मात्रा होती है, विलयन में जो विलेय की घुली हुई मात्रा होती है वो उसकी सांद्रता ही कहलाती है। आप चाहे तो क्वेश्चन और ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया है यौगिक, दिया गया है यौगिक। तो यौगिक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रकार के एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बनने वाले पदार्थ यानी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, यौगिक। तो ऑब्वियसली ये आंसर इसकी नहीं है, क्योंकि जो यौगिक होते हैं वो तो 2 या 2 से अधिक अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। और घुलनशीलता, तो घुलनशीलता सोल्यूबिलिटी, घुलने का जो प्रोसेस होता है, यानी कोई भी पदार्थ किसी में घुलता है तो उसमें जो घुलने की कैपेसिटी होती है। जैसे मान लो पानी में आपने शक्कर डाली, तो पानी में शक्कर डालते हैं तो शक्कर की एक लिमिट होती है, उसी लिमिट में वो पानी में घुल सकती है। तो वो जो घुलने की जो लिमिट होती है उसे बोलते हैं सोल्यूबिलिटी, घुलनशीलता। और विलायक तो आप जानते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर यानी विलयन के अंदर जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। यानी जिसमें चीज़ों को घोलते, जैसे मान लो पानी में शक्कर डाल रहे हैं तो पानी ज़्यादा होगा, पानी में शक्कर घोलेंगे तो पानी होगा विलायक, और शक्कर घोल रहे हैं तो शक्कर कम है, और शक्कर को घोल रहे हैं तो जिसको घोलते हैं जो कम होता है उसे बोलते हैं विलेय। तो ये तीनों तो ऑब्वियसली हमारे आंसर बोल नहीं सकते, तो हमारा आंसर आएगा सांद्रता। तो क्वेश्चन नंबर 7, किसी विलयन की दी हुई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कच्चे तेल का शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कच्चे तेल होते हैं जो पेट्रोलियम वगैरह होते हैं उन्हें कच्चे तेल कहा जाता है। तो इन पेट्रोलियम के शोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फर्स्ट है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, पहले ऊर्ध्वपातन समझ लेते हैं। ऊर्ध्वपातन उसे वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें ऐसे पदार्थों को अलग किया जाता है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं। यानी जब कोई ऐसे पदार्थ आपस में मिक्स हो जाएं जिनमें से एक पदार्थ डायरेक्ट सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड में चेंज होता है, मतलब वो लिक्विड में चेंज नहीं होता। जैसे मान लो कपूर होता है, आपने देखा होगा जो पूजा में हम कपूर यूज़ करते हैं उसको जब हम जलाते हैं तो वो एक कैंडी के जैसा मतलब तो सॉलिड फॉर्म में होता है। जलने के बाद वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, पिघल कर लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होता। तो जो पदार्थ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं उनको अलग
अलग करने के प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपतन यानी सब्लिमेशन। सेकेंड हम चलते हैं आसवन। आसवन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड आपस में घुले हुए होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, उनको उनके अलग अलग गलनांक और क्वथनांकों पर अलग किया जाता है, क्योंकि अलग अलग लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर पर उबलता है और अलग अलग टेम्परेचर ही वेपर में चेंज होता है, मतलब भाप में चेंज होता है। तो यहाँ पर आसवन विधि से यानी डिस्टिलेशन फॉर्मूले से, प्रोसेस से हम उन लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं जो एक दूसरे में पूरी तरह से सोल्यूबल होते हैं, बट उनका क्वथनांक अलग अलग होता है, यानी उनका बॉइलर पॉइंट भी अलग अलग होता है। जब ये लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर पर बॉईल होते हैं तो वो अलग अलग टेम्परेचर पर ही लिक्विड में चेंज होकर गैस में चेंज होकर और वाष्पित होते जाते हैं और उन्हें हम अलग करते जाते हैं। तो आपको अगर याद हो कि जो पेट्रोलियम होता है उसके अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सारे आपस में घुलनशील होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, इसीलिए उनको अलग करने के लिए भी हम डिस्टिलेशन यानी आसवन विधि को यूज करते हैं। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा आसवन विधि, यानी कच्चे तेल का संशोधन कौन सी विधि से करते हैं? आसवन विधि से। अब हम समझे अब केंद्रण विधि यानी सेंट्रीफिकेशन। तो सेंट्रीफिकेशन क्या होता है? दूध में से क्रीम निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम सेंट्रीफिकेशन कहते हैं, यानी जो लिक्विड होता है उसे काफ़ी स्पीड से सर्कुलर फॉर्म में मोशन करवाते हैं, तो जो हेवी या लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, यानी हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें हम आराम से अलग कर लेते हैं। जैसे कि छाछ बनाकर जो मक्खन अलग किया जाता है वो भी अपकेंद्रण विधि होती है, यानी सेंट्रीफिकेशन ही होता है। और डेयरी पे जो दूध में से डायरेक्ट क्रीम निकालने का प्रोसेस होता है वो भी सेंट्रीफिकेशन ही होता है। नेक्स्ट हम चले क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी तो नेचुरल कलर्स को यानी नेचुरल पिगमेंट्स को अलग करने का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर कच्चे तेल को शोधन करने की प्रक्रिया में हमारा आंसर आ जाएगा आसवन यानी डिस्टिलेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कोलाइड विलयन का उदाहरण है, यानी इनमें से कोलाइड विलयन का उदाहरण कौन सा है? तो कोलाइड विलयन समझिए हम। कोलाइड विलयन क्या होते हैं? कोलाइड विलयन उन विलयन को कहते हैं जो दिखने में तो होमोजीनियस फील होते हैं, होमोजीनियस जैसे दिखते हैं, मतलब पूरी तरह से घुले हुए दिखते हैं, बट एक्चुअली वो घुलनशील नहीं होते, उनमें वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, यानी विषमांगी मिश्रण होते हैं। जैसे दूध दिखने में तो हमें होमोजीनियस दिखता है, यानी उसके सारे पार्टिकल सोल्यूबल दिखते हैं, पर जिसे आप दूध को थोड़ी देर कॉन्स्टेंटली वैसा का वैसा छोड़ देते हो तो उसमें जो क्रीम होती है वो हल्की होती है, इसीलिए वो दूध के ऊपर एक अलग से लेयर की फॉर्म में आ जाती है। तो इस तरह के जितने भी सॉल्यूशन होते हैं या इस तरह के जितने भी मिक्सचर होते हैं जो आपस में दिखने में होमोजीनियस दिखते हैं बट एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस होते हैं, वो सभी कोलाइडल विलयन कहलाते हैं। तो हम इसमें चलते हैं। कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। देखो फर्स्ट चले धुआं। तो देखो धुआं भी हमें बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई देता है, बट जो धुएं के पार्टिकल्स होते हैं अगर उन्हें ध्यान से देखें तो उनके जो कण होते हैं, कोई कण बारीक, कोई कण हल्का मोटा, कोई और बारीक, मतलब ऐसे अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं। हमें वो ऐसे नॉर्मली तो एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन जब उसे ध्यान से देखा जाएगा तो उसके जो कण होते हैं वो आपस में घुलनशील भी नहीं होते और एक दूसरे से अलग अलग टाइप के होते हैं। दूध का तो मैंने भी आपको बताया ही था। बात करें कोहरा, तो कोहरा भी अपने आप में, कोहरा जो सर्दी के दिनों में जो कोहरा छा जाता है वो एक तरह का एयर पोल्यूशन का एग्जाम्पल होता है, जिसमें पोल्यूशन, अलग अलग गैसें वगैरह आपस में मिक्स दिखाई देती हैं, बट एक्चुअली वो मिक्स नहीं होती, क्योंकि कोहरा हटने पर वो सारी गैसें और धुआं वापस अलग अलग हो जाते हैं। तो ये भी ऑब्वियसली कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। और दूध तो है सही, तो हमारा आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर धुआं, कोहरा, दूध सबके सब कोलाइडल विलयन है, इसलिए हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं विद्युत सहसंयोजक यौगिक। आपको याद है हमने दो टाइप के यौगिक पढ़े थे, एक तो हमने पढ़े थे विद्युत सहसंयोजक यौगिक और एक हमने पढ़े थे आयनिक यौगिक। तो अगर आपको याद हो थोड़ा भी, तो विद्युत सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें एक तो होती है धातु और एक होती है अधातु। धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने से बनने वाले यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो आपको यहाँ पर बस वही ऑप्शन देखना है जिसमें एक तो धातु होगा और एक अधातु होगी, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो फर्स्ट चले सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम एक मेटल यानी धातु है
और क्लोरीन एक नॉन मेटल यानी अधातु है। तो हमारा ये ऑप्शन भी सही है। और भी देख ले कोई और भी ऑप्शन सही हो। क्लोरीन, तो क्लोरीन तो आपको याद है क्लोरीन नेचर में गैस की फॉर्म में पाई जाती है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। वैसे भी जितनी भी गैसें होती है वो नॉन मेटल ही होती है। नाइट्रोजन भी गैस है, सॉरी इस पर टिक नहीं लगाना है, क्रॉस लगाना है तो ये नहीं आएगा। नाइट्रोजन भी एक गैस होती है, तो नाइट्रोजन भी गैस है तो ऑब्वियसली ये भी नॉन मेटल है, तो यहाँ पर ये भी आंसर नहीं आएगा। HCl में देखें हाइड्रोक्लोरिक में, तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो ये भी दोनों नॉन मेटल है। जबकि वैद्युत सहसंयोजक बंध केवल मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सोडियम क्लोराइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। निम्न में से यौगिक, हमें यौगिक पहचाना है। यौगिक क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। और यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल है उनमें हम एक बार देख लेते हैं कि कौन क्या है। तो सीमेंट, तो आपको याद होगा कि सीमेंट तो एक मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, जिसमें अलग अलग टाइप के कैल्शियम, जो कार्बन और ऑक्सीजन यानी कार्बोनेट वगैरह, ये सारे पदार्थों से मिलकर एक तरह से पत्थर वगैरह ऐसा कुछ जो होता है, तो उनका सबका वो मिक्सचर होता है, इसलिए सीमेंट एक यौगिक नहीं है। तो यौगिक तो हमारा ये तो आंसर हमारा आएगा नहीं। चलो सेकंड है टूथपेस्ट। ऑब्वियसली टूथपेस्ट भी एक मिक्सचर होता है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। शक्कर, देखो शक्कर एक यौगिक है, शुगर एक यौगिक होती है, क्योंकि शुगर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के तत्व हैं और ये इन्हीं के वो एटम से मिलकर बनी होती है। कोल्ड ड्रिंक, आपको याद होगा कोल्ड ड्रिंक तो वैसे मिक्सचर होती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारे टाइप के अलग अलग एसिड वगैरह पाए जाते हैं, अलग अलग सोल्ट वगैरह पाए जाते हैं और ये उन्हीं से मिलकर बनती है, तो ऑब्वियसली ये भी एक मिक्सचर है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यौगिक क्या है यहाँ पर? शक्कर यानी शुगर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। निम्न में से टंगस्टन का प्रतीक है, यानी आपको टंगस्टन का प्रतीक लिखना है इसमें, तो टंगस्टन का प्रतीक होता है Tg। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? Tg। ऑब्वियसली ये तो दोनों तो किसी के प्रतीक होते ही नहीं है और निम्न में से कोई नहीं भी नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा Tg। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? Tg। मैं बता दूं आपको कि टंगस्टन क्या होती है। टंगस्टन एक एलॉय होती है यानी मिश्र धातु होती है। हमारे जो हीटर वगैरह होता है और ये बल्ब के जो फिलामेंट्स वगैरह बने होते हैं, ये सभी टंगस्टन के बने होते हैं, क्योंकि टंगस्टन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है, इसीलिए बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन एलॉय का ही बना होता है। क्योंकि बल्ब जब हम उसको स्विच ऑन करते हैं और बल्ब जब जलता है तो वो बहुत ज़्यादा हीट करता है, बहुत ज़्यादा गर्म करता है। अगर आप नॉर्मल मेटल का उसका फिलामेंट बनाओगे तो फिलामेंट ज़्यादा गर्म होने की वजह से पिघल जाएगा और बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा। तो बल्ब को फ्यूज होने से बचाने के लिए और उसका जो वायर लगा होता है उसको पिघलने से रोकने के लिए हमें ऐसा मटेरियल या ऐसा पदार्थ चाहिए होता है जिसका बॉइलर पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो, ताकि बहुत ज़्यादा बल्ब के गर्म होने पर भी वो न पिघले। इसीलिए उसमें किसका यूज़ करते हैं? टंगस्टन का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13। जल के एक अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात है, यानी हमें ये बताना है कि वाटर के सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर यानी पानी के एक अणु के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है। तो देखो पहले तो हम समझते हैं कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब नॉर्मली हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 यूनिट और ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट। तो आपको ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इनका रेशियो निकालना है। तो देखो रेशियो कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो देखो हाइड्रोजन का होता है 1, बट हाइड्रोजन की नंबर कितने होते हैं, कितने एटम है? 2। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन का एक ही है और इसका कितना होता है? 16। तो देखो 2 बन जाएगा 2 और ये 16, अब ये 2 और ये दोनों कट जाएंगे 1 और 8, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आएगा? 1:8। तो हमारा आंसर आ जाएगा, देख लो आप इसमें ऑप्शन नंबर ए। यानी हमें किसी भी एलिमेंट के अंदर या किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी
एलिमेंट दे रखे हैं, अगर उनका रेशो पहचानना है तो आपको उनके मास के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि उस फॉर्मूले में उसका नंबर कितना है। जैसे देखो आप H2O, यानी H कितने यहाँ पर 2, तो H का द्रव्यमान तो एक ही होता है, लेकिन ये है कितने 2, इसलिए एक को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये तो हो गया 2। और ऑक्सीजन एक ही है, बट ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो ये 2 और 16 1 और 8 1 यानी 1:8 के रेशो में कट जाएगा, इसीलिए हमारा वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आ जाएगा 1:8। तो हमारा आंसर इज ए 1:8। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मिश्रण का एक उदाहरण है, मतलब इनमें से हमें मिश्रण पहचानना है। तो देखो फर्स्ट बात करें जल, तो जल तो एक यौगिक होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। पीतल, पीतल एक मिश्रण है। देखो पीतल मिश्रण इसलिए है क्योंकि पीतल एक एलॉय है, मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक से मिलकर, कॉपर और जिंक के 30 और 70% रेशो से मिलकर पीतल बना होता है। तो जो पीतल है ये अपने आप में एक मिक्सचर होगा, मिश्रण होगा, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के पदार्थों या अलग अलग प्रकार के धातुओं से मिलकर बना हुआ है। चलो नेक्स्ट हम चले साधारण नमक, तो नमक भी यौगिक है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। आयरन सल्फेट भी एक यौगिक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। यानी इनमें से मिश्रण का उदाहरण है पीतल, और अगर आपसे पूछता कि मिश्र धातु का उदाहरण है तो भी आपका आंसर पीतल ही आता, क्योंकि पीतल एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु भी हम इसको कह सकते हैं, और इसको डायरेक्टली मिश्रातु भी बोलते हैं, एलॉय। कॉपर और जिंक से मिलकर बनना हुआ एलॉय होता है पीतल। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस धातु की क्रियाशीलता न्यूनतम होती है, यानी सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट आपको पहचानना है। ये जितने भी मेटल्स आपको दे रखी हैं इनमें सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सी है। देखिए इसके लिए एक तो रिएक्टिविटी टेबल होती है जिसमें अपन पोटेशियम से लेकर गोल्ड तक के 13 मेटल है जिनको अपन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिकली समझे रिएक्टिविटी को तो आप ये याद रखो कि नेचर में जो मेटल जितनी कम खराब होगी वो उतनी ही कम रिएक्टिव होगी, या इसका अपोजिट चले, जो मेटल जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो उतनी जल्दी खराब होगी। खराब होने से मतलब यहाँ पर ये नहीं कि सभी खराब हो जाते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जैसे मान लो सोडियम है, पोटेशियम है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है कि अगर इन्हें आप एयर में खुला रख दो तो ये वायु से क्रिया करके इनमें अपने आप ही आग लग जाती है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है। और जैसे कि मान लो सोना है, प्लेटिनम है, चांदी है, कॉपर है, ये ऐसी मेटल होती है जो नॉर्मली खराब कम होती है, इसीलिए इनकी जो मार्केट में वैल्यू होती है वो भी ज़्यादा, यानी प्राइस की बात कर रहे हैं तो प्राइस भी ज़्यादा होती है, क्योंकि अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म तक चलती है, खराब नहीं होती। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा है कि ये जो दे रखी है, देखो एक बात आप हमेशा याद रखना, आंसर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लिखना है अपन को। ऐसा नहीं है अगर सबसे कम कोई और भी होती है, सबसे ज़्यादा कोई सी भी होती है, वो बात अलग होती है। हमें उन ऑप्शंस में से पहचानना होता है इनमें से सबसे कम कौन सी होती है, तो उनमें कंपेरिजन करना है हमें। तो देखो हम समझ चलते हैं क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ। निम्न में से किस धातु की क्रियाशीलता न्यूनतम है, यानी इनमें से सबसे कम रिएक्टिव कौन सी है, तो कॉपर। तो देखो कॉपर भी वैसे कम रिएक्टिव में आती है, तो पहले हम और ऑप्शन देख लेते हैं। प्लेटिनम, तो देखो कॉपर से कम रिएक्टिव होती है प्लेटिनम, क्योंकि देखो कॉपर तो एनवायरनमेंट में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट नामक एक पदार्थ बना लेता है, जिसकी वजह से तांबे के ऊपर यानी कॉपर के ऊपर एक ग्रीन ब्लू कलर की लेयर जम जाती है। इसीलिए तांबे के बर्तनों को जनरली लोग नींबू से यानी खट्टे पदार्थों से रगड़कर साफ करते हैं। उन पर रोज डेली सा होता है, रोज एक दो दिन में उनको साफ करना पड़ता है, अदरवाइज उन पर कॉपर कार्बोनेट की लेयर जम जाती है। तो इसके कंपेरिजन में तो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्रियाशील है। बात करें प्लेटिनम की तो आपको याद ही होगा कि प्लेटिनम गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा मेटल होता है, क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव होता है। ये इतना कम रिएक्टिव होता है कि रिएक्टिविटी टेबल में इसको शामिल भी नहीं कर रखा, क्योंकि ये उसमें सोने के बाद में टेबल को ख़त्म कर रखा है, मतलब सोना सबसे कम रिएक्टिव माना गया है। तो प्लेटिनम सोने से भी कम क्रियाशील होता है, इसीलिए ये बहुत कम खराब होता है। एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर किसी भी गैस के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, तो इससे ज़्यादा तो ये है। अब बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम तो इसका आंसर वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि पोटेशियम तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये तो आंसर वैसे ही नहीं है।
और बात करें सिल्वर की तो सिल्वर भी कम रिएक्टिव ही होता है। यानी आपके पास यहाँ पर 3 मेटल ऐसे हैं जो कम रिएक्टिव हैं, कॉपर, प्लेटिनम और सिल्वर। पर इन तीनों में आप कंपैरिजन करें तो इन तीनों में थोड़ा तांबा ज़्यादा खराब होता है, यानी कॉपर ज़्यादा खराब होता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर इससे और कम है जो सिल्वर होता है, और सबसे कम होती है प्लेटिनम। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? प्लेटिनम। यानी इनमें से सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सी हो जाएगी? प्लेटिनम हो जाएगी। पोटेशियम तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होगा, आप इसका सोचना भी मत, क्योंकि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये 4-5 मेटल ऐसी होती है जो ज़्यादा रिएक्टिव होती है, उनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। प्राकृतिक तत्वों की संख्या है, यानी हमें ये बताना है कि इसमें जो दे रखे हैं उनमें नेचुरल एलिमेंट कितने हैं। तो नेचुरल एलिमेंट को समझने के लिए पहले हम एलिमेंट समझ लेते हैं थोड़े। देखो ये जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन पढ़ते हैं, जिन्हें मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड में डिवाइड किया गया है, जिनकी संख्या टोटल 118 है, यही होते हैं एलिमेंट्स यानी तत्व। यानी अब तक प्रकृति में 118 तत्व हैं। इनमें से इन 118 में से 92 एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जो मानव द्वारा जो नेचर द्वारा अपने आप ही बने हैं, यानी इन्हें नेचुरल एलिमेंट्स कहते हैं। और जो बचे हुए 26 होते हैं, इन्हें सिंथेटिक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनको इंसानों ने खुद खोज कर अलग से गुणों के आधार पर नाम में डिवाइड किया गया है। तो बात करें टोटल एलिमेंट्स की तो 118 होंगे, नेचुरल की बात करें तो 92 होंगे, और अगर सिंथेटिक या मैन मेड बात करेंगे तो आंसर होगा 26। और इन 26 एलिमेंट्स को सिंथेटिक एलिमेंट भी कहते हैं, केमिकल एलिमेंट भी कहते हैं, और इन्हें आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो आप याद रखें कि एलिमेंट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नेचुरली तो 92 है, और बचे हुए जो 26 होते हैं वो सिंथेटिक या केमिकल होते हैं। अब आपसे पूछा है प्राकृतिक तत्वों की संख्या, तो प्राकृतिक तत्वों की संख्या हमारा आंसर क्या जाएगा? 92। ये तो हमारे आंसर वैसे है ही नहीं, क्योंकि देखो 118 तो टोटल है, और 100 का तो कोई मतलब ही नहीं है, और जो 26 है वो मैन मेड या सिंथेटिक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 92। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ऊष्मा व विद्युत की सर्वोत्तम चालक है, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे गुड कंडक्टर पहचानना है इनमें से। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम भी वैसे अच्छा चालक होता है। तांबा भी अच्छा चालक होता है। चांदी भी अच्छी चालक होती है। पीतल तो विद्युत का चालक वैसे नहीं होता है, मतलब होता है पर बेकार चालक होता है। अब हमें पहचानना ये है कि इनमें से, अब ये तीनों ही अच्छे चालक हैं, तो इनमें से सबसे सर्वोत्तम पहचाना है आपको, तो सर्वोत्तम चालक होता है इलेक्ट्रिसिटी का चांदी। पहले के जमाने में घरों में बर्तन भी चांदी के हुआ करते थे, राजा महाराजाओं के घरों में। तो वो चांदी के बर्तन रखने का मतलब यही होता है कि जो चांदी होती है वो ऊष्मा की यानी हीट की बहुत अच्छी कंडक्टर होती है, साथ में ये इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से यौगिक है, यानी ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें यौगिक कौन सा है। तो देखो पहला ऑप्शन है जस्ता। देखो जस्ता तो जिंक को कहते हैं, तो जिंक तो एलिमेंट तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमसे यौगिक यानी कंपाउंड पूछा है। उसके बाद सेकेंड हम चले पीतल। देखो पीतल एक एलॉय है कॉपर प्लस जिंक का, तो ये तो एक मिश्रण है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट हम चले जल। तो देखो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनने वाला कंपाउंड है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें जल, यानी वाटर एक कंपाउंड है। और बात अगर वायु की करें तो वायु भी नहीं होगा, क्योंकि वायु भी एक मिक्सचर होती है अलग अलग टाइप्स की गैसों की। यानी वायु के अंदर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, बाकी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, और 1% में हीलियम, नियोन, ऑर्गन और वाटर वेपर जैसी कुछ जलवाष्प वगैरह पाई जाती है। तो ये भी एक मिक्सचर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यौगिक एक क्या है, यौगिक क्या है इनमें से जल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। निम्न में से
शुद्ध पदार्थ कौन सा है? शुद्ध पदार्थ वो होता है जो केवल परमाणुओं से मिलकर बना होता है, चाहे वो एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बना हो, चाहे वो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना हो, मतलब अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ हो। तो अपन देखते हैं इनमें शुद्ध पदार्थ। देखो 3 दे रखे हैं आपको, तत्व, यौगिक और मिश्रण। इन तीनों में से आपको पहचानना है कि शुद्ध पदार्थ कौन सा है। तो देखो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं तत्व, तो तत्व भी शुद्ध पदार्थ होते हैं। यौगिक अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तो मैंने आपको बताया था अलग अलग तत्वों के परमाणु, पर वो अलग अलग तत्व तो एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो ये भी शुद्ध पदार्थ है। पर मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर जो इनका जो संगठन होता है, कंपोजिशन होता है, वो बार बार चेंज होता रहता है, इसीलिए ये शुद्ध पदार्थ नहीं होता। तो आपसे ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है, तो इन तीनों में से एक तो पहला और दूसरा, यानी आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके सही हैं, यानी तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, जबकि मिश्रण अशुद्ध होते हैं, इम्प्योर होते हैं। चलिए क्वेश्चन लास्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से ठोस विलयन है, यानी ये देखो जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा विलयन है जो विलयन है लेकिन सॉलिड फॉर्म में है। तो फर्स्ट बात करें वायु, तो वायु तो गैस होती है, तो ये तो वैसे भी आंसर नहीं आएगा। सोडा जल, सोडा जल में जल लिक्विड होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। नींबू जल, ये भी लिक्विड है, तो ये भी नहीं आएगा। मिश्र धातु, मिश्र धातु, तो हमारा आंसर क्या आएगा? मिश्र धातु, क्योंकि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक प्रकार की धातुएं या अधातुओं के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रातु या मिश्र धातु यानी एलॉय कहते हैं। तो मिश्र धातु आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये थी आज की हमारी टेस्ट सीरीज। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आप लोगों ने इसके सारे क्वेश्चन खुद ने अटेम्प्ट करके देखे होंगे। और आप इसमें जो भी आपको एक्स्ट्रा क्वेरी लगती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उन पर भी वर्क करेंगे और उन टॉपिक को आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारी रेगुलर क्लासेज में बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हेल्दी रहें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।